Hello students, today we are going to see RCH program, Reproductive Child Health Program. इससे पहले हमने प्राइमरी हेल्थ केयर देखा है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, उसके बाद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसके अंडर ये पहले वाले दोनों कंपोनेंट इंक्लूडेड है, दैट इज़ RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अब इसकी डेफिनेशन या RCH का अप्रोच क्या होता है ये हम देखते हैं। इसे आप इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। पीपल शुड हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी, मतलब इसका जो बेसिक अप्रोच या एम है कि सारे लोग अपनी अपनी फर्टिलिटी को रेगुलेट कर सके और रिप्रोडक्शन को मेंटेन कर सके। विमेन आर एबल टू गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सेफली, जितनी भी वुमेन्स है, वुमेन से प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ को वो सेफली टैकल कर सके, प्रेगनेंसी सेफली उनको कंडक्ट हो जाए और चाइल्ड बर्थ जो है वो भी सेफली कंडक्ट हो जाए। द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी सक्सेसफुल इन टर्म ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल, मदर और चाइल्ड दोनों सेफ रहे, सर्वाइव करे, एंड वेल बीइंग एंड कपल्स आर एबल टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस फ्री फ्रॉम फियर ऑफ प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजेस। मतलब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, एक तो फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है, उसके बाद प्रेगनेंसी को सेफली कंडक्ट करना है, चाइल्ड बर्थ को सेफली कंडक्ट करना है, डिलीवरीज कंडक्ट करनी है सेफली, उसी के साथ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का ध्यान रखना है। और उसके बाद कपल्स जो है, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का पार्ट ये आता है कि दे शुड हैव फ्री फ्रॉम फियर ऑफ प्रेगनेंसी वाइल मेकिंग सेक्सुअल रिलेशंस, और फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो ये तीन कंपोनेंट इसमें है कि प्री प्री नेटल आप कह सकते हैं, प्री एंटीनेटल एंटीनेटल आप कह सकते हैं इसको, और जैसे प्रेगनेंसी रहने से पहले हम फर्टिलिटी को उसमें रेगुलेट करेंगे, प्रेगनेंसी रहने के बाद प्रेगनेंसी को रेगुलेट करना है, और उसके साथ ही जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का कंपोनेंट है उस पर ध्यान देना है। ये सब जो है RCH प्रोग्राम के अंडर आता है। तो इट हैज़ अ इंडिकेटेड अप्रोच, दैट इज़ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, उसी के साथ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सब RCH के अंडर आते हैं। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है कि RCH प्रोग्राम के अंडर कौन कौन से कंपोनेंट्स है। सो RCH प्रोग्राम जो है दो फेजेस में है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। सो फेज़ 1 जो है उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो क्या है, पहला चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड, ये एक मेन कंपोनेंट है, और दूसरा जो है कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को कंट्रोल करना थ्रू एजुकेशन अवेयरनेस, इसके थ्रू इसको कंट्रोल करना। ये दो मेन अप्रोच थे RCH फेज़ 1 के। तो उसमें मेजर इंटरवेंशंस क्या क्या थे, एसेंशियल ऑब्स्टेटिक केयर जो पहला मेन कंपोनेंट जिस पर ध्यान दिया गया था उसमें, तो एसेंशियल ऑब्स्टेटिक केयर जो है उस पर बेसिकली फोकस था कि जो बेसिक ऑब्स्टेटिक केयर है वो सबको प्रोवाइड होनी चाहिए, टू प्रोवाइड बेसिक मैटरनल सर्विसेज। कैसे, तो थ्रू अर्ली रजिस्ट्रेशन विद इन 12 to 16 वीक्स, अर्ली रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, प्रोविजन ऑफ मिनिमम 3 एंटीनेटल चेकअप्स बाय ANM और मेडिकल ऑफिसर टू डिटेक्ट रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन। जो एंटीनेटल केयर हमने देखा उसमें जो 3 बेसिक मिनिमम एंटीनेटल चेकअप्स होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, टू रूल आउट रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, जो फर्दर रिस्क हो सकती है डिलीवरी के वक्त उसको अवॉइड करने के लिए ये होना चाहिए। प्रोविज़न ऑफ सेफ डिलीवरी एट होम और इन इंस्टीट्यूट, अगर डिलीवरी घर पे भी होती है तो वो सेफली कंडक्ट होनी चाहिए या फिर वो इंस्टीट्यूट में सेफली कंडक्ट होनी चाहिए। प्रोविज़न ऑफ फ्री पोस्टनेटल चेकअप टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस एंड रिकवरी। अब उसके बाद डिलीवरी होने के बाद जो पोस्टनेटल चेकअप है उसको भी इन्होंने फोकस किया हुआ था उसमें, तो फ्री पोस्टनेटल चेकअप होना चाहिए टू डिटेक्ट पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस एंड रिकवरी।
पहला कंपोनेंट जो था कि इसेंशियल ऑब्स्टेटिक केयर जो है वो सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर जो सेकंड कंपोनेंट रखा हुआ है, इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर। सो व्हाई इट इज़ टू प्रिवेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। जो इमरजेंसी सर्विसेज बेसिक हेल्थ केयर यूनिट सेटअप में होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? टू प्रिवेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। अंडर RCH प्रोग्राम फर्स्ट रेफरल यूनिट्स आर स्ट्रेंथेंड थ्रू प्रोविजन ऑफ स्किल्ड मैन पावर। तो अगर हमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को कम करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अंडर RCH प्रोग्राम फर्स्ट रेफरल यूनिट्स जो है, जहाँ पर पेशेंट्स को पहला रेफ़र किया जाता है, जो रूरल हॉस्पिटल्स है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी है, तो उनको स्ट्रेंथन करने की बात यहाँ पर थी। उसके बाद वहाँ की जो मैन पावर है उसको स्किल्ड मैन पावर की प्रोविज़न कराना, ये एक बेसिक चीज़ उस RCH फेज़ 1 में थी। उसी के साथ 24 आवर डिलीवरी सर्विस एट PHC और CHC, जो फर्स्ट रेफरल यूनिट हम कह रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ पर 24 आवर डिलीवरी की सर्विसेज की प्रोविज़न होनी चाहिए टू कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन एंड STDs। इसके साथ ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन और STDs को प्रिवेंट करने की भी प्रोविज़न वहाँ पे होनी चाहिए। उसी के साथ जो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है उन पर इम्यूनाइजेशन सर्विसेज की प्रोविज़न कंपलसरी उसमें की गई थी। थर्ड कंपोनेंट है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। ऑब्स्टेटिक केयर होने के बाद जो न्यूबॉर्न होता है उसका वहाँ पर रिसक्सिटेशन की प्रोविज़न होना वहाँ ज़रूरी होता है। जो भी फर्स्ट रेफरल यूनिट्स होते हैं, रिससिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न विथ एस्पेक्सिया, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, मतलब अगर अंडरवेट बेबी होता है तो उसको हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रोविज़न होनी चाहिए। उसी के साथ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की भी प्रोविज़न वहाँ पर होनी चाहिए। रेफरल ऑफ सिक न्यूबॉर्न एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, दीज आर ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। उसी के साथ और एक इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट था डायरियल डिसीजेस कंट्रोल। जो मेजर किलर्स हमने देखे थे, न्यूमोनिया और डायरिया, ये वर्ल्ड में अंडर 5 मॉर्टेलिटी के दो मेजर रीजंस होते हैं। उसमें से डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च लो ऑस्मोलैरिटी ORS। जो ORH पहले अवेलेबल था उसकी जो ऑस्मोलैरिटी थी वो ज़्यादा थी, तो उसका सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम करके लो ऑस्मोलैरिटी ORS जो क्रिएट किया वो सबसे पहले इंडिया ने किया। इससे जो किडनी पर पड़ने वाला लोड है वो स्पेशली इन्फेंट्स या अंडर 5 के लिए वो उसमें कम हो जाता है। तो लो ऑस्मोलैरिटी जो ORS है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी के साथ डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जिंक एज ए एडजुवेंट प्रोवाइड किया जाता है। ORS के साथ जिंक की टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती है। तो डायरिया में जिंक का क्या रोल है? जिंक क्या करता है? जो डायरिया है उसकी सीविरिटी और ड्यूरेशन को कम करता है। उसी के साथ जो डायरिया, नंबर ऑफ डायरियाज़ है, नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ डायरिया है, उसको भी कम करने का काम ये करता है। तो तीन चीज़ें इसमें जिंक के बेनिफिट्स में आपको वो वाइवा में पूछी जा सकती है। तो जिंक का क्या रोल है? वो सीविरिटी, ड्यूरेशन एंड नंबर जो एपिसोड्स हैं डायरिया के वो कम करता है। तो ये उसका मेन रोल होता है। उसी के साथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज़ कंट्रोल, जिस तरह की न्यूमोनिया होता है अंडर 5 में, जो मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी कहा गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो बेसिक सप्लीमेंटेशन होना चाहिए फर्स्ट रेफरल यूनिट्स में या बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स में, क्लोट्रीमेजोल, स्पेलिंग गलत है, क्लोट्रीमेजोल का सप्लाई वहाँ पर बेसिकली उसकी प्रोविज़न की जाती है। उसी के साथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें ज़्यादातर विटामिन A डिफिशियंसी देखी जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अभी तो विटामिन A जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी इंक्लूड कर दिया गया है। 9th मंथ से लेकर हर 6 महीने पे विटामिन A सप्लीमेंटेशन चिल्ड्रन को दिया जाता है गवर्नमेंट सेटअप्स में, टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, जो बेसिक कॉज है विटामिन A डिफिशियंसी से होने वाला, उसको प्रिवेंट करने के लिए। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अनीमिया इन चिल्ड्रन। आयरन और फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन जो है वो भी इसी प्रोग्राम के अंडर किया जाता है, उसका प्रोविज़न आयरन फोलिक एसिड का।
तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए भी और एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी स्पेशली इसका प्रोविज़न किया जाता है। तो ये था RCH फेज़ 1। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि RCH प्रोग्राम जब हमें एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन RCH फेज़ 1 या फेज़ 2 पर पूछा जा सकता है। सो ये सारे कंपोनेंट आपको याद रखने हैं इसमें। देन RCH फेज़ 2 जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो RCH फेज़ 2 जो है उसको बिगिन किया गया 2005, 1 अप्रैल 2005 से, और उसका जो फोकस था वो टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो पहले उसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या था, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है या रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिशन ट्रैक इन्फेक्शन से उसको कम करना। लेकिन सेकेंड फेज़ में इन्होंने एक्सक्लूसिवली मैटरनल और चाइल्ड मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी को कम करने पर फोकस किया है। उसके लिए मेजर स्ट्रेटेजी क्या थी, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर और क्रिटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट्स। ये तीन मेजर चीज़ों पर इन्होंने इसमें ध्यान दिया था। एसेंशियल केयर में क्या था, सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फंक्शनिंग ऑफ PHC एंड CHC 24 आवर, ये वहाँ भी था कि 24 आवर्स के लिए इनको फंक्शनल करना है ताकि एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड की जा सके। स्किल्ड अटेंडेंट एट डिलीवरी, फॉर दिस गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एट PHC एंड CHC। तो किसके लिए, मेडिकल ऑफिसर, ANM एंड नर्सिंग स्टाफ। तो स्किल्ड अटेंडेंस कब होगा, जब वहाँ की जो मैन पावर है वो स्किल्ड होगी, और उनको स्किल्ड होने के लिए वहाँ पर एक डेफिनेट गाइडलाइंस उन्होंने प्रोवाइड कर दी फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। देन पॉलिसी डिसीजंस, जो ANM या फिर लेडी हेल्थ विजिटर्स जो पहले हुआ करते थे या फिर स्टाफ नर्स, उनको परमिट कर दिया गया टू यूज़ इमरजेंसी ड्रग्स इन स्पेशल सिचुएशन टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए जो जिनकी अथॉरिटी पहले सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स के पास होती थी, तो जो सेकेंड प्रोग्राम था RCH का, उसमें जो 24 आवर वहाँ पे ड्यूटी पर रहते हैं उनको इन ड्रग्स को यूज़ करने के लिए पहले गाइडलाइंस प्रोवाइड करा दी, और उसके बाद उनको परमिशन भी स्पेशल पॉलिसी डिसीजन के अंडर परमिट कर दिया गया। उसके बाद सेकंड जो था इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, उसमें सेम जो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है उनको ऑपरेशनलाइज किया गया 24 आवर्स के लिए, वो डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करें। उसी के साथ फैसिलिटी ऑफ इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग LSCS की प्रोविज़न हर जगह पर, PHC CHC जगह पर, वहाँ पर उसकी प्रोविज़न करा दी गई। फैसिलिटी ऑफ न्यूबॉर्न केयर एंड सिक न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न है या फिर अगर सिक न्यूबॉर्न है तो जो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है उनको इतना स्ट्रेंथन करा दिया गया कि वो उनकी केयर कर सके। सेफ एबॉर्शन सर्विसेज की फैसिलिटी अवेलेबल कराई। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो यहाँ पर पहले वाले प्रोग्राम में नहीं था RCH फेज़ 1 में, सो ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी, वहाँ पर सेफ एबॉर्शन सर्विसेज, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी, और उसके बाद लेबोरेटरी सर्विसेज, एसेंशियल लेबोरेटरी सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की गई, और रेफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो एम्बुलेंस वगैरह की रेफरल के लिए जो सर्विसेज है उनको डेवलप करा दिया गया। उसके साथ ही जो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है उनके क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स उस वक्त डिसाइड करा दिए गए, मतलब मिनिमम इतनी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। सो क्या है वो क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स, दैट अवेलेबिलिटी ऑफ LSCS, वहाँ पर LSCS की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कंपलसरी, न्यूबॉर्न केयर वहाँ पर होनी चाहिए, और ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। सो ये तीन कंपोनेंट क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स कहे जाते हैं, न्यूबॉर्न केयर, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ LSCS। सो अंडर फेज़ 2 जो न्यू इनिशिएटिव्स थे वो थे कि ट्रेनिंग ऑफ MBBS डॉक्टर्स इन लाइफ सेविंग स्किल्स एंड एनेस्थेटिक स्किल्स एंड ऑब्स्टेटिक स्किल्स। जो MBBS डॉक्टर्स है उनको स्पेशल 16 वीक्स की ट्रेनिंग दी गई वहाँ पे, किस लिए, तो लाइफ सेविंग स्किल्स और एनेस्थेटिक स्किल्स डेवलप कराने के लिए। ट्रेनिंग इज गिवन टू MBBS डॉक्टर्स फॉर एनेस्थीसिया आल्सो एंड ऑब्स्टेटिक स्किल्स इंक्लूडिंग LSCS। तो जो मेडिकल ऑफिसर्स है
होते वहाँ पे, तो उनको भी ट्रेन करा दिया गया कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में एलएससीएस कंडक्ट कर सके और एनेस्थेसिया भी खुद दे सके, क्योंकि रिमोट लोकेशंस पे एनेस्थेसिया और ऑब्स्टेट्रिशियन की अवेलेबिलिटी अगर ना हो तो ये लोग वहाँ पर उसको परफॉर्म कर सके। Then operationalization of first referral unit for providing emergency obstetric care to pregnant women in crucial strategy of RCH। तो कुल मिलाकर क्या है, जो फेज़ RCH का फेज़ 2 था वहाँ पर इन्होंने उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया फर्स्ट रेफरल यूनिट को, टू कंडक्ट सी डिलीवरीज और LSCS सेफली। तो ये जो था RCH फेज़ 1 और फेज़ 2, इस तरह से इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। देन RCH प्रोग्राम के अंडर कुछ योजनाज है, सेफ मदरहुड, जैसे जब सेफ चाइल्ड एंड सेफ मदरहुड योजना जो है, एक एक योजना हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जननी सुरक्षा योजना, इस पर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या है जननी सुरक्षा योजना? इट इज़ लॉन्च इन 12 अप्रैल 2005। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। तो लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, फ्री में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, और उनको कुछ कैश रिवार्ड प्रोवाइड करके उनको अट्रैक्ट किया जाए, ताकि डिलीवरीज जो है वो सेफली इंस्टीट्यूशंस में कंडक्ट हो सके। टू एनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, फोकस वॉज गिवन ऑन बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली। तो ये जो प्रोग्राम था जननी सुरक्षा योजना, ये स्पेशली बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिविजुअल्स के लिए था, अभी भी है। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था है जो कि मैटरनल और चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम करना। ये जो है सेंट्रली 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। इन दिस स्कीम कैश असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड विद इंस्टीट्यूशनल केयर ड्यूरिंग एंटीनेटल। मतलब जो फीमेल एडमिट होती है उसको वहाँ पे डायरेक्टली कैश असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसी के साथ इंस्टीट्यूशनल केयर, एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल वो भी प्रोवाइड की जाती है। इसके बेनिफिशियरीज बीपीएल फैमिलीज़, जो रूरल और अर्बन बोथ एरियाज़ के बीपीएल फैमिलीज़। फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड, इनको टू एंड फ्रो हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए और घर पे पहुंचाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है इस योजना के अंडर। आशा वर्कर्स एज लिंक वर्क्स एज अ लिंक हेल्थ वर्कर बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड प्रेग्नेंट वुमन। तो आशा क्या करती है, जो भी उसके जो एरिया उसका डिजिग्नेटेड होता है वहाँ पे जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको पहले तो आइडेंटिफाई करती है और उनको इंस्टीट्यूट तक लाने का काम करती है, जिसके लिए आशा को भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड अप टू 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन तक उसको बेनिफिट प्रोवाइड होता है जननी सुरक्षा योजना के अंडर। इंसेंटिव्स जो है, मदर को 1400 रुपये रूरल एरिया में और आशा को 600 पर प्रेग्नेंट लेडी, और अर्बन एरियाज़ में 1000 एंड 400। तो इस तरह का जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्कीम, ईयर 2006-7 डिक्लेयर्ड एज अ ईयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो जब ये योजना डिक्लेयर हुई थी उसके बाद रिकॉर्ड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कंडक्ट की गई 2006 और 7 ईयर में। तो उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का जो नंबर है वो बढ़ गया, लेकिन इस ईयर को ईयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ऐसा उसके बाद कहा जाता है। उसके बाद और एक स्कीम है वंदे मातरम स्कीम। तो वंदे मातरम स्कीम क्या है? तो इसके अंडर जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम्स या प्राइवेट ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं उनके साथ टाई अप किया जाता है, ताकि वो गवर्नमेंट अगर उनके यहाँ पे पुअर पेशेंट आता है तो वो उसको रेफ़र करके गवर्नमेंट सेटअप में रेफ़र करे, और गवर्नमेंट उनको मेडिसिन प्रोवाइड करती है, जो भी टाई अप होता है जिनके साथ, तो वो उनके पास आने वाले पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेडिसिन दे सकते हैं। डिटेल में देखते हैं। इट इज़ अ वॉलेंटरी स्कीम रन बाय गवर्नमेंट। अंडर दिस स्कीम एनी ऑब्स्टेटिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, लेडी डॉक्टर, MBBS डॉक्टर कैन वॉलंटियर देमसेल्स फॉर प्रोवाइडिंग सेफ मदरहुड सर्विसेज। अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर सेफ मदरहुड सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके, तो उसको अपने क्लिनिक पे बस वंदे मातरम का लोगो डिस्प्ले करना है और गवर्नमेंट के साथ एनरोल करना है। तो वहाँ पर उनको आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, ओरल पिल्स, टिटेनस, ये जो है
डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा वहाँ पर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ताकि वो अपने यहाँ आने वाले पेशेंट्स को वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उसी के साथ पेशेंट्स कैन बी रेफर्ड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर स्पेशल केयर एंड ट्रीटमेंट। तो ये भी उनको वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। उसके साथ और एक प्रोग्राम है मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। ये एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग के से रिलेटेड प्रोग्राम है। जो इस प्रोग्राम के अंडर क्या है, लोगों को एजुकेट किया जाता है कि लोग ज़्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग को फोकस करें। जो ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस है वो उनको वहाँ पर बताए जाते हैं थ्रू आशा वर्कर्स और एएनएम वर्कर्स। So the breastfeeding prevents 20% newborn deaths and 13% under 5 days। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है अप टू मिनिमम 6 मंथ्स, या फिर जब तक मदर मिल्क सिक्रीट करती तब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, जिससे जो न्यूबॉर्न डेथ्स है उनका जो ये है परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है। इट प्रिवेंट्स डायरिया एंड निमोनिया इन इन्फेंट्स। जो मदर मिल्क होता है उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती है वो डायरिया और निमोनिया को प्रिवेंट करती है। जो IgA टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है जो डायरेक्टली मदर से पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू बेबीज़ को प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या है डायरिया और निमोनिया जैसे जो डिसीजेस है वो प्रिवेंट किए जाते हैं। इट इंक्रीजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ द बेबी। जो डोकोहेक्सानोइक एसिड नाम का एक फैटी एसिड होता है जो सिर्फ मदर मिल्क में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है मदर बेबीज़ की जो कॉग्निटिव फंक्शंस है उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। जो बेबीज़ ज़्यादा ब्रेस्ट फीडेड होते हैं उनका कॉग्निटिव फंक्शंस कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे होते हैं अदर चिल्ड्रन की कंपैरिजन में। इट बेनिफिट्स इन डिक्रीजिंग प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। मदर जो है अगर ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो उसमें भी ये जो डिसीजेस है ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ उनका भी जो रेशो है प्रिवेलेंस है वो कम हो जाता है, और बेबीज़ में भी फ्यूचर में इसकी डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ एडेड बेनिफिट्स टू मदर इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर ऑल्सो। सो ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करने से कैंसर जैसे डिसीजेस को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। सो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। RCH प्रोग्राम फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 और उसके अंडर आने वाली जो कुछ प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं उसको आपको याद रखना है। जो स्कीम्स है वो 2-2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, और RCH प्रोग्राम ये जनरली 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सो गो थ्रू इट, and if any you have any queries, please comment or ask me personally. So thanks for watching.